Yes, hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Passengers. ये मूवी मेरी सीरीज ऑडेक्स यानी कि ऑन डिमांड एक्सप्लेनेशन की 8th मूवी है और इसी के साथ आप सभी लोगों के लिए एक शानदार गुड न्यूज भी है मेरे पास में। आप सभी लोगों की काफी टाइम से डिमांड आ रही थी कि आप अपना सेकंड चैनल कब खोलेंगे और उस पर नया कंटेंट कब लाएंगे, तो फाइनली अब वो डिमांड फुलफिल हो चुकी है। मैंने अपना एक सेकंड चैनल भी ओपन कर लिया है जिसका नाम है वेब सीरीज एक्सप्लेनर। उस पर आपको सभी टाइप की नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम पे आने वाली सभी टाइप की वेब सीरीज के ईच एंड एवरी एपिसोड का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। उस चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां पर भी जाकर उस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही एक और इम्पोर्टेंट बात, चैनल ज्यादा हो चुके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि नए सब्सक्राइबर अगर मुझे कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट करते हैं और अगर आपको उस बात का जवाब पता है तो प्लीज आप उस कमेंट को वहीं पर रिप्लाई देके वहीं पर उसे सॉर्ट आउट कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं अपने कंटेंट पर ध्यान भी दूं, वीडियो भी बनाऊं और साथ ही कमेंट्स के रिप्लाई भी करूं। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हर कमेंट का रिप्लाई करूं, लेकिन कभी कभी कोई कमेंट छूट जाता है, तो उसी चीज में आप लोग मेरा साथ दें। अब ये कमेंट सेक्शन का काम मैं आप लोगों पर यानी कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स पर छोड़ रहा हूँ। अगर आप सभी को पता है कि कोई मूवी रिलीज नहीं हुई है और फिर भी कोई इसकी डिमांड कर रहा है तो उसे रिप्लाई करके बताइए कि भाई अभी तक ये मूवी रिलीज नहीं हुई है और जैसे ही रिलीज होगी एज सुन एज पॉसिबल इस मूवी या फिर इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर जरूर मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप के साथ में। इस स्पेसशिप का नाम होता है द स्टारशिप एवेलॉन और ये जा रहा होता है एक दूसरे ग्रह पर। इसका काम होता है धरती से दूसरे ग्रह पर जाकर मानव जाति को अगेन बसाना, क्योंकि अब इस समय पर धरती पर काफी ज्यादा पोल्यूशन और साथ ही काफी ज्यादा बीमारियां फैल चुकी है और इसी वजह से वो अब एक नई मानव बस्ती को एक नए ग्रह पर बसाना चाहते हैं। ये स्पेसशिप बेसिकली ऑटो पायलट पर होता है, इसके अंदर कोई भी पायलट नहीं होता, ये सारा काम खुद ब खुद कर लेता है। इसके अंदर अपने आप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ ही सुपर कंप्यूटर मौजूद थे। इस स्पेसशिप के अंदर 258 क्रू मेंबर्स और साथ ही 5000 नॉर्मल पीपल्स होते हैं जो कि फिलहाल के लिए क्रायोजेनिक हाइबरनेशन स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि स्पेस के अंदर उड़ते हुए उल्का पिंड उस स्पेसशिप से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से 1 मिनट के लिए वहां की लाइट्स चली जाती है। मगर वो स्पेसशिप इतना ज्यादा एडवांस था कि वो हर कमी हर गलती को ऑटोमेटिक खुद ब खुद रिपेयर कर दिया करता था। और इसी बीच हम देखते हैं कि वहां से एक स्लीपिंग चैम्बर खुल जाता है और उसमें से एक इंसान जागता है। यह है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम है जिम प्रेस्टन। जैसे ही जिम की आंख खुलती है तो वहां पर स्पेसशिप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका स्वागत करता है और कहता है कि आपका इस न्यू प्लेनेट होमलैंड पर स्वागत है। आप पूरे 120 साल बाद जागे। आज से ठीक 4 महीने बाद में हम उस प्लेनेट पर होंगे। इन 4 महीनों तक आप इस पूरे स्पेसशिप की हाई क्लास फैसिलिटी का लुफ्त उठा सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा अच्छा खाना, क्रिकेट, ड्रिंकिंग और साथ ही जो आपका दिल चाहेगा आप वो कर सकते हैं। जिम बेसिकली एक किसान होता है, इसीलिए उसे लेवल 3 में रखा जाता है। यहाँ पर लोगों की 3 कैटेगरीज होती है, लेवल 3, लेवल 2 और साथ ही लेवल 1, जिसे सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम से भी इंडिकेट किया जाता है। अब क्योंकि जिम पूरे 120 साल बाद जागा था तो इसी वजह से उसे काफी ज्यादा थकान हो रही होती है, तो वो अपने केबिन में जाकर सो जाता है। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो आकर देखता है तो उसे स्पेसशिप में कोई भी नहीं मिलता। वो पूरे स्पेसशिप का चक्कर लगाता है, हर केबिन, हर रूम और साथ ही हर डिवीजन में जाकर चेक करता है, मगर तब उसे पता चलता है कि सिर्फ वही उठा है। और वो स्लीपिंग चैम्बर में भी जाने की कोशिश करता है जहां पर सभी फ्लाइट के क्रू मेंबर्स सोए हुए होते हैं, मगर वहां उसे जाने की परमिशन नहीं होती है। वो बहुत कोशिश करता है मगर दरवाजा नहीं खुल पाता। वो हर जगह जाकर चेक करता है मगर उसे उस जगह पर कोई भी नहीं मिलता। और तभी उसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवाज आती है कि तारा मंडल में आपका स्वागत है। आप यहाँ पर क्या देखना चाहते हैं, आपको आपके हर सवाल का जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। तब जिम उससे बताता है कि मैं यहाँ पर अकेला ही जागा हुआ हूँ, यहाँ पर अभी तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अपने स्लीपिंग चैम्बर से जागा हुआ हो। लेकिन इस बात का एआई के पास में कोई भी जवाब नहीं होता। तब वो कंप्यूटर से पूछता है कि आखिर अभी हम कहाँ पर हैं। तब वहाँ का एआई उसे बताता है कि हम एक सफर में हैं, हम आने वाले 90 सालों में अपने सफर तक पहुंच जाएंगे। और ये बात सुनकर वो डर जाता है। तभी वहां पर जिम उस एआई से पूछता है कि आखिर कितने टाइम पहले हम पृथ्वी से इस सफर की ओर निकले थे। तब एआई उसे बताता है कि इस सफर को शुरू हुए आज से 30 साल बीत चुके हैं। अब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि वो काफी जल्दी जाग गया है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए वो अगेन उस शिप के अंदर जाता है और इस बात की पुष्टि करता है कि क्या कोई और जागा है इस शिप के अंदर उसके अलावा।
मगर उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। और तभी वो एआई के पास में फिर से जाता है और उससे पूछता है कि अगर मुझे पृथ्वी पर कोई मैसेज भेजना हो तो मैं कैसे भेज सकता हूँ। और तभी वो उस कंप्यूटर को बताता है कि मेरे स्लीपिंग चैम्बर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से मैं जाग गया हूँ, मगर मुझे उसे ठीक करना नहीं आता। और इसी वजह से वो उनसे हेल्प मांगता है और पूछता है कि आखिर इस मोमेंट पर मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मैं वापस से उस हाइबरनेशन स्लीपिंग चैम्बर में सो सकूं। और इसी के साथ वो फाइनली अपना मैसेज ट्रांसफर कर देता है। और तभी वहां पर कंप्यूटर उससे ये बताता है कि आपने जो मैसेज धरती पर भेजा है वो अब 19 साल बाद जाकर धरती के लोगों को मिलेगा, और जब वो उसे देखेंगे तो वो आपको इसका जवाब जरूर देंगे जो कि आपके पास में टोटल 55 साल बाद में आएगा। और इसी बात को सुनकर वो अगेन परेशान हो जाता है और इसके बाद में वो बड़े दुखी मन से पूरे स्पेसशिप के अंदर घूमने लगता है। और तभी उसे वहां पर हॉल में एक बार दिखाई देता है जहां पर वहां का एक बार टेंडर भी खड़ा होता है। उसका नाम होता है आर्थर। और जैसे ही जिम उसे देखता है तो उसके मन में अगेन उम्मीद की एक किरण जागती है और वो बड़ी खुशी के साथ में उसके पास पहुंचता है। मगर जब वो उसके पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। लेकिन अब कोई भी चारा नहीं होने की वजह से जिम अब उस आर्थर से यानी कि उस रोबोट से बात करना शुरू कर देता है। तब वहां पर जिम पूछता है कि आखिर हमें होमलैंड पहुंचने पर कितना टाइम लगेगा। तब वहां पर आर्थर बताता है कि अभी आपको टोटल 90 साल और लगेंगे। तो जिम कहता है कि अगर 90 साल बाकी है तो मैं यहाँ पर कैसे बैठा हूँ। और तभी आर्थर कहता है कि हाँ, आप तो सही कह रहे हैं, आपको तो यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था। और ये सुनकर जिम वहां से चला जाता है। अगले दिन वो सोचता है कि मुझे अपने स्लीपिंग चैम्बर को वापस ठीक करने की कोई तिकड़म लगानी चाहिए। और तभी वो वहां से एक टेक्निकल रूम में पहुंचता है जहां पर काफी सारे औजार पड़े होते हैं और वो उन्हीं औजारों की मदद से वापस से अपने स्लीपिंग चैम्बर को ठीक करने की कोशिश करता है, मगर वो इनमें नाकामयाब होता है। अब इस मोमेंट पर जिम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन 90 सालों तक वो क्या करेगा, क्योंकि वो अकेला पड़ गया था इस पूरे शिप में। अब इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो उस कैबिन में जाएगा जहां पर इस पूरे स्पेसशिप का कैबिन क्रू और साथी टीम सोई हुई है। क्या पता उनको इस बारे में कुछ पता और वो मेरी इस बारे में हेल्प कर पाए। वो काफी कोशिश करता है उनके दरवाजे को खोलने की, मगर ये सारी कोशिशें नाकामयाब होती है क्योंकि उनका दरवाजा बहुत मजबूत होता है और इसी वजह से वो उसे कभी खोल ही नहीं पाता। शाम को अगेन जिम बार में पहुंचता है और वहां पर आर्थर से बात करने लगता है कि क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है जिसकी मदद से मैं अगेन उस स्लीपिंग चैम्बर में जाकर सो सकूं। मगर तब आर्थर कहता है कि आप वहां हैं जहां आपको नहीं होना चाहिए। और इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि जिस जगह पर आप हैं आपको अपने मुताबिक अपनी जिंदगी को जीना सीख लेना पड़ेगा। और ये बात सुन के फाइनली जिम अब ये डिसाइड करता है कि वो पूरे 90 सालों तक यहाँ पर जीवन जीने के लिए तैयार है। और इसी के साथ ही वो वहाँ के लग्जरी रूम्स को भी ट्राई करता है जो कि बेसिकली प्लेटिनियम लेवल वाले लोगों के लिए था। वो एक किसान था और उसे लेवल 3 यानी कि खाली सिल्वर लेवल तक का अकॉर्ड पास था। और जब वो वहां पर जाता है तो वो देखता है कि ये तो काफी आलीशान है, यहाँ पर हर वो चीज मौजूद है जो कि एक लग्जरी लाइफ में होनी चाहिए। और इसी तरह जीते जीते उसे वहां पर काफी समय बीत जाता है और इतना टाइम बीत जाने की वजह से उसकी दाढ़ी और बाल काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। मगर अब भी जिम के मन में कुछ खलिश थी, वो काफी उदास हो गया था। और एक दिन यूं ही अपनी ड्रिंक करते करते वो पहुंच जाता है उसी स्लीपिंग चैम्बर वाले हॉल में जहां पर कई सारे लोग सोए हुए थे। और वो वहां पर सभी को देख के काफी उदास और परेशान हो जाता है। अब पूरी तरह टूट जाने के बाद में जिमी डिसाइड करता है कि वो इस तरीके से नहीं जी सकता और वो अपने आप को खत्म कर देगा। इसीलिए वो बिना स्पेस सूट पहने वहां के मेन दरवाजे को खोलकर अपनी जान देना चाहता था। वो वहां तक पहुंच भी जाता है और बटन को दबाने ही वाला होता है, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो ऐसा नहीं कर पाता। और वहीं जब वो वापस लौटने लगता है तो गलती से उसका पैर उसी की बोतल से टकरा जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। और जैसे ही जब वो खड़ा होता है तो उसके पास ही के एक स्लीपिंग चेम्बर में एक लड़की सोई हुई होती है जिसका नाम होता है ऑरोरा। और जैसे ही जिम उसे पहली बार देखता है तो उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और वो अगले दिन अपनी कॉफी और नाश्ता लेकर डायरेक्ट उसी चैम्बर के पास जाकर बैठ जाता है जहाँ पर ऑरोरा सोई हुई होती है। धीरे धीरे अब जिम भी उस लड़की को पसंद करने लगता है और वो आर्थर को बताता है कि वो उसे जगाना चाहता है। मगर तब आर्थर उसे कहता है कि ये बहुत ही गलत होगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मगर उसके पास में और कोई रास्ता भी नहीं था क्योंकि वो अपने अकेलेपन से तंग आ चुका था। और यही सोचते सोचते कई महीने और बीत जाते हैं। इस मोमेंट तक जिम अपना फैसला नहीं ले पाता कि आखिर उसे करना क्या है। और आखिरकार कई महीनों तक सोचने के बाद में जिम फाइनली डिसाइड कर लेता है कि अब वो उस लड़की को जगा कर रहेगा। और तभी वो कुछ अपनी टेक्निकल रूम से सामान लेकर उसके स्लीपिंग चैम्बर के पास पहुंच जाता है और उसके सिस्टम में कुछ खराबी कर देता है जिससे उसका स्लीपिंग चैम्बर काम करना बंद कर देता है और वहीं से ऑरोरा जाग जाती है। मगर उसके जागने से पहले ही जिम वहां से चुपचाप निकल जाता है ताकि उसे पता ना चले कि वो उस वक्त वहीं पर मौजूद था। और तभी उसे ऑरोरा की आवाज आती है। वो पूछती है पूरे शिप के अंदर कि क्या कोई यहाँ पर है, क्या कोई मुझे सुन सकता है। और तभी जिम उसके सामने आता है
तब अरोरा उससे पूछती है कि आप कोई क्रू मेंबर है और या फिर यहाँ के मुसाफिर। तब वहां पर जिम कहता है कि मैं भी आप ही की तरह एक मुसाफिर हूँ। अरोरा उससे पूछती है कि क्या आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा कि बाकी सारे स्लीपिंग चेंबर बंद है, सभी लोग उसमें सो रहे हैं, लेकिन बस खाली मेरा ही स्लीपिंग चेंबर अभी खुला था। और तभी जिम भी यही बात कहता है कि मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ था, मेरा स्लीपिंग चेंबर भी समय से पहले ही खुल गया था। वो दोनों बातें करते करते अगेन उस तारामंडल वाले हॉल में चले जाते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में अभी 89 यानी कि 89 ईयर्स लगेंगे। तब वहां पर अरोरा जिम से पूछती है कि आपको आखिर जगे हुए कितना टाइम हुआ है। तब वहां पर जिम बताता है कि मुझे जागे हुए पूरे 1 साल 3 महीने बीत चुके हैं। और ये बात सुनकर अरोरा काफी ज्यादा घबरा जाती है और वापस अपने स्लीपिंग चेंबर की ओर भागती है सोने के लिए। मगर तब जिम उसे बताता है कि ये पॉसिबल नहीं है, हम वापस नहीं सो सकते। मैंने कई बार ट्राई किया मगर मैं हमेशा नाकामयाबी हुआ। इसके लिए हमें एक खास ट्रीटमेंट से होकर गुजरना पड़ेगा, जो कि तब हुआ था जब हम पृथ्वी से इस स्टारशिप एवलॉन पर आए थे। जिम उसे कैसे तैसे करके मनाता है, उसे शांत करता है और इसी के साथ ही अरोरा अब अपने केबिन में चली जाती है। वो पेशे से एक राइटर होती है। अगले दिन अरोरा जब जागती है तो वो ये खोजने की कोशिश करती है कि आखिर स्लीपिंग चैम्बर में वापस कैसे सोया जाता है, मगर तब उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। और उसी वक्त वहां पर जिम भी पहुंच जाता है और तभी दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए एक हॉल में पहुंचते हैं, जहां पर हम ये देखते हैं कि जिम के पास में लेवल 3 और साथ ही अरोरा के पास में लेवल 1 का नाश्ता आता है और दोनों आपस में अपना नाश्ता शेयर करके खाने लगते हैं। साथ ही इसी बारे में भी बात कर रहे होते हैं कि आखिर हम वापस से अपने स्लीपिंग चैम्बर में किस तरीके से सो सकते हैं। मगर तब जिम उसे ये बताता है कि मैं सारी कोशिशें कर चुका हूँ, पिछले 1 साल से मैंने हर वो काम किया है जिससे मैं इस काम में सफल हो सकूं, मगर आज तक कोई भी आइडिया काम नहीं आया। अब क्योंकि अरोरा एक राइटर होती है तो वो अपनी एक बुक लिखना शुरू कर देती है, जिसके अंदर वो जागने के बाद में हर वो चीज लिखती है जो भी अभी तक उसने महसूस किया होता है। और दूसरी तरफ वो आर्थर के पास में जाता है और उसे बताता है तुम्हें ये बात राजी रखनी है कि मैंने ही अरोरा को जगाया है। तब वहां पर आर्थर कहता है कि ठीक है, मैं आपकी इस बात को राजी रखूंगा क्योंकि मैं एक जेंटलमैन हूँ। और इसके बाद वो हर रोज यही कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर वो अपनी नींद में वापस कैसे जा सकते हैं, मगर इस काम में वो हर बार नाकामयाब होते हैं। तो फाइनली अब अरोरा जिम से कहती है कि हमारी किस्मत ने जो हमारे लिए लिखा है हमें उसे मान जाना चाहिए। और वो धीरे धीरे अपनी उसी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ उनके इस प्यार की शुरुआत होती है। वो आपस में गेम्स खेलते हैं, खाना खाते हैं, खूब मजे करते हैं और साथ ही ड्रिंक्स भी पीते हैं। और एक दिन वो एक छोटी सी मशीन के जरिए अपने दिल की बात अरोरा को कहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें आज डेट पर लेके जाना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? और वहीं अरोरा हाँ कह देती है। और वहीं सीन शिफ्ट होता है इवनिंग में, जहाँ पर अब जिम तैयार होकर अरोरा के केबिन में पहुंचता है और वहां से वो दोनों बार में जाते हैं, जहाँ पर आर्थर उन दोनों का स्वागत करता है ड्रिंक करने और साथ ही शाम को और खास बनाने के लिए। उसके बाद में वो डिनर करने जाते हैं। डिनर खत्म हो जाने के बाद में जिम अरोरा को कहता है कि मैं तुम्हें एक खास जगह पर ले जाना चाहता हूँ। और तब वो उसे स्पेस सूट के उसी सेक्शन में लेकर जाता है जहाँ पर एक ऐसा स्पेस सूट होता है जिसे पहनकर वो उस स्पेसशिप के बाहर जा सकते थे। और इसी के साथ दोनों अब अंतरिक्ष में तैरने लगते हैं। दोनों की नजदीकियां भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जाता है और वो दिन आता है जब अरोरा का बर्थडे होता है। जिम ये सोचकर काफी खुश होता है कि आज उसका बर्थडे है और मैं इसे खास बनाने के लिए वो हर कोशिश करूंगा जो मुझे करनी चाहिए। और वो ये डिसाइड करता है कि आज वो उसे प्रपोज करेगा। वो उसके लिए एक रिंग भी लेकर आता है। वहीं दूसरी ओर उस बार के अंदर अब अरोरा आर्थर के साथ में बातें कर रही होती है और तभी आर्थर अरोरा को बताता है कि ये आज से 1 साल पहले की बात थी जब जिम आपसे मिलने के लिए बेताब था। तब अरोरा सोच में पड़ जाती है और वो आर्थर से पूछती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, हमें तो मिले हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, आखिर वो 1 साल से मुझसे मिलने के लिए बेताब क्यों था? और तभी आर्थर ये बात रिवील करता है कि जिम काफी टाइम से सोच रहा था कि वो तुम्हें उठाएगा, मगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था और फाइनली उसने तुम्हें उठाने का डिसाइड किया। और अब देखो सब कुछ सही चल रहा है, तुम दोनों के बीच में काफी ज्यादा नजदीकियां हो गई है। मगर इन बातों से अरोरा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। उसे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिम उसको उठाने के लिए काफी टाइम से सोच रहा है। और वहीं दूसरी ओर आर्थर ये सारी बातें अरोरा को इसलिए बताता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जिम ने अब अरोरा को सब कुछ सच्चाई बता दी है। क्योंकि जब जिम बार के अंदर आर्थर से बात कर रहा था तो उसने उसे बताया था कि हम दोनों के बीच में कुछ भी छिपा नहीं है। और यही रीजन था कि आर्थर को लग रहा था कि जिम और साथ ही अरोरा के बीच में अब कोई भी बात छिपी नहीं है। और तभी जिम वहां पर आ जाता है और अरोरा उसे देखकर काफी गुस्सा होती है और वो उसे पूछती कि आखिर तुमने मुझे क्यों जगाया। और तभी जिम समझ जाता है कि आर्थर ने उसे सारी सच्चाई बता दी है। जिम उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, उसे सच्चाई बताता है, मगर तब अरोरा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। उसे इस बात का इतना धक्का लगता है कि वो पूरी तरीके से टूट जाती है क्योंकि उसने अब जिम को अपना मान लिया था। वो उसके साथ में एक नई दुनिया बसाने वाली थी। लेकिन जब उसे इस बात का पता चलता है कि जिम ने उसका फायदा उठाया है
उसे जानबूझकर 90 साल पहले ही उठा दिया है। तो वो इस बात से जिम से काफी ज्यादा खफा हो जाती है और वहीं दूसरी ओर अब जिम भी पूरा टूट जाता है। उन दोनों के बीच में काफी टाइम बीत जाता है आपस में एक दूसरे से बात करे हुए। और फिर एक दिन ऑरोरा वहां पहुंचती है जहां पर जिम ने उस पूरे स्पेसशिप के बीच में एक पेड़ लगाया होता है और साथ ही कुछ छोटे छोटे पौधे भी रखे होते हैं। और ये देखकर वह समझ जाती है कि ये जरूर जिम का ही काम होगा, मगर वो उस पर रिएक्ट नहीं करती और वहां से चली जाती है। मगर तभी उसे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है कि आखिर मेरे स्पेसशिप के अंदर ये पेड़ किसने लगाया। उसका नाम होता है गैस मानसुको, जो कि इस स्पेसशिप के कैबिन क्रू का ही एक मेंबर होता है। और जैसे ही जिम और साथ ही अरोरा उस इंसान की आवाज सुनते तो वो भागते हुए उसके पास पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि ये पेड़ हमने ही लगाया था, मगर हम काफी जल्दी जाग गए थे। और तभी हमें पता चलता है कि मैंकुसो का भी स्लीपिंग चैम्बर खराब हो गया था, जिसकी वजह से वो भी समय से पहले जाग गया था। और अब क्योंकि मैंकुसो इस पूरे स्पेसशिप का कैप्टन होता है तो वही डिसाइड करता है कि वो खुद जाकर चेक करेगा कि आखिर उन स्लीपिंग चैम्बर्स में प्रॉब्लम क्या थी। और जब उन्हें चेक करता है तो उसे पता चलता है जिम का स्लीपिंग चैम्बर किसी तकनीकी खराबी के कारण ओपन हो गया था, लेकिन वहीं पर ऑरोरा का जो स्लीपिंग चैम्बर था उसे जानबूझकर ओपन किया गया। और तभी वो उनसे बात कहता है और वो ऑरोरा को ये भी पूछता है कि क्या तुम्हें इस बारे में पता है। तब वहां पर ऑरोरा कहती है कि हाँ, मुझे इस बारे में ऑलरेडी पता है, ये मेरा चैम्बर जिम ने ही खोला था। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि मैंकुसो जो कि इस स्पेसशिप का कैप्टन होता है तो उसके पास में एक स्पेशल कार्ड होता है। उसके पास में हर सेगमेंट हर जगह पर जाने की परमिशन होती है, मगर क्योंकि अब वो एक लंबी नींद के बाद उठा होता है, इसकी वजह से उसका शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। और जब वो खांसता है तो उसके अंदर उसका खून भी निकलने लगता है। इसी वजह से वो अपने कैबिन में सोने चला जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि रात को उस पूरे स्पेसशिप की ग्रेविटी बंद हो जाती है, जिससे कि सभी चीजें हवा में उड़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑरोरा स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पूल में कूदती है, मगर क्योंकि अब ग्रेविटी खत्म हो गई थी उसी वजह से पानी भी अब हवा में उड़ने लगा था। और इसी वजह से अब ऑरोरा उस पानी के अंदर फंस जाती है। वो वहां से बाहर निकलने की काफी कोशिश करती है, मगर वो ग्रेविटी उसे बाहर नहीं निकलने देती। थोड़ी देर में स्पेसशिप की ग्रेविटी वापस भी आ जाती है क्योंकि उसका एआई काम करना चालू कर देता है। अगले दिन वो सभी अगेन यूनाइट होते हैं और इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ग्रेविटी बंद क्यों हुई थी। और तभी उन्हें पता चलता है कि 2 साल पहले ये शिप किसी उल्कापिंड से टकराया था, जिसकी वजह से इसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। उनकी ये बातें चली रही थी, लेकिन अब कैप्टन की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो एकदम से जमीन पर गिर पड़ता है। तो वहां से अरोरा और साथ ही जिम उसे लेकर मेडिकल रूम में पहुंचते हैं। वहां पर एक और चेंबर होता है जिसके अंदर वो मैंकुसो को डालते हैं और तभी वो मशीन उसे पूरा स्कैन करना शुरू करती है। और तब वो मशीन बताती है कि मैंकुसो के पास में कुछ ही घंटे हैं, वो थोड़ी देर के अंदर मर जाएगा। ये सुनकर वो दोनों काफी चिंतित हो जाते हैं। इस बात से अगेन वो दोनों टूट जाते हैं, लेकिन मरने से पहले मैंकुसो उन्हें अपनी आईडी दे गया था और उन्हें बताता है कि ये एक स्पेशल आईडी है, इसकी मदद से तुम पूरे शिप में कहीं पर भी जा सकते हो। उसने उन दोनों को ये भी कहा था कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है उस तकनीकी खराबी को ढूंढो और उसे ठीक करो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समय से पहले ही सारे स्लीपिंग चैम्बर्स खुल जाएंगे और जो लोगों को दूसरे दुनिया में पहुंचना है, यानी कि दूसरे ग्रह पर पहुंचना है, वो वहां पर पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। उनके जाने के बाद ये बात की तो श्योरिटी थी कि जरूर शिप के अंदर कोई ना कोई खराबी तो है और हमें उसे ढूंढकर उसे ठीक करना पड़ेगा। और ये दोनों अपनी उस आईडी का यूज करके शिप के हर कोने में जाकर चेक करते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि शिप के किसी एक कोने में उस उल्कापिंड के टकराव की वजह से एक छेद हो गया है, जिससे कि गर्मी इस पूरे स्पेसशिप के अंदर आ रही है और इसी के कारण ही स्पेसशिप का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा होता है। और अब उनके पास में बस एक ही उपाय होता है, उन्हें बाहर जाकर स्पेसशिप का मेन डोर खोलना होगा ताकि अंदर बन रही सारी गर्मी, सारे टेम्परेचर वहां से बाहर चला जाए। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो शिप कुछ ही देर के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा और जो 5000 और साथ ही बाकी क्रू मेंबर्स हैं वो सभी मर जाएंगे। अब क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गया था तो उसी टेम्परेचर की वजह से पूरे स्पेसशिप की चीजें बेकाबू होने लगती है। आर्थर भी अपना कंट्रोल खो देता है और बार बार चीजों को तोड़ने लगता है। तभी जिम वहां पर पहुंच जाता है और उसकी बैटरी निकाल देता है, जिसकी वजह से आर्थर वहीं पर ऑफ हो जाता है। और तब जिम ये डिसाइड करता है कि वो स्पेसशिप के बाहर जाएगा और बाहर से उसके दरवाजे को खोल देगा। ऑरोरा उसे मना करती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो वो हीट इतनी ज्यादा है कि तुम उसमें झुलस जाओगे और तुम मर जाओगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम ये करो, मगर जिम के पास में इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं होता है। और फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो खुद स्पेस सूट पहनकर बाहर के दरवाजे को खोलेगा। एक और जिम स्पेस सूट पहनकर वहां से बाहर निकल रहा होता है और वहीं दूसरी ओर अब ऑरोरा उसके मेन स्विच को दबाकर वहां से हीट को बाहर निकालने की कोशिश करती है। और फाइनली दोनों के तालमेल के साथ में वो मोमेंट आता है जब वो मेन डोर
खुल जाता है, जिससे कि बहुत सारी हीट उस पूरे स्पेसशिप से बाहर स्पेस के अंदर निकलने लगती है। मगर जिम के पास में थी एक ऐसी स्पेशल स्टील की शील्ड जिससे कि आग पिघला नहीं सकती थी, और उसी शील्ड की मदद से वो अपनी जान बचा लेता है। मगर इसी के कारण वो अब अंतरिक्ष में तैरने लगता है, और जो उसकी बेल्ट जो कि उससे बंधी हुई होती है वो भी उससे टूट जाती है। जब अरोरा को ये बात पता चलती है कि वो अंतरिक्ष के अंदर अकेला है, तो वो भी स्पेस सूट पहनकर उसे बचाने के लिए मेन डोर से बाहर निकल जाती है। वो बड़ी मेहनत से उसके पास पहुंचती है, मगर तब तक जिम उसकी नजरों से दूर हो चुका था, वो काफी दूर निकल चुका था, और अब अरोरा हार मान जाती है। मगर तभी उसे जिम की वो रस्सी दिखाई पड़ती है, और वो तभी उसे खींच लेती है, और फाइनली उसे खींचकर अब वो जिम को वापस से स्पेसशिप के अंदर ले आती है। अंदर आने पर अरोरा देखती है कि जिम की हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई है, क्योंकि स्पेस में इतनी ठंड थी कि अब जिम पूरी तरीके से सुकड़ चुका था। और तभी वो जिम को लेकर पहुंचती है उसी मेडिकल रूम में जहां पर वो कभी मैनकुसो को लेकर गए थे। मगर तब वो मशीन डिनाई कर देती है, वो कहती है कि हमारे पास एक्सेस नहीं है और ये कुछ ही देर में मरने वाला है। तब वहां पर अरोरा उस खास स्पेशल आईडी का इस्तेमाल करती है और कहती है कि सारे ट्रीटमेंट एक साथ शुरू कर दो, और जैसे ही उसे वो एक्सेस मिलता है वो पूरी मशीन एक्टिवेट होकर जिम का इलाज करना शुरू कर देती है। और देखते ही देखते जिम वापस उठ खड़ा होता है। जिम को वापस पाकर अरोरा काफी खुश हो जाती है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, और तब वो ये डिसाइड करती है कि ये दोनों कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे, और अब फाइनली दोनों एक हो जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद में जिम अरोरा को एक ऐसी मशीन दिखाता है जहाँ पर वो अरोरा को बताता है कि मैंने इस मशीन को उस तरीके से बनाया है जिससे कि तुम अगेन सोकर 90 साल बाद जाग सकती हो। मगर तब अरोरा ऐसा करने से मना कर देती है। उसके मना करने के पीछे का रीजन ये था कि वो जानती थी कि अकेला रहना कितना मुश्किल होता है, और तब फाइनली दोनों ये डिसाइड करते हैं कि 90 सालों का सफर अब वो जी कर निकालेंगे। और वहीं अगले सीन में हम देखते हैं जिम, आर्थर और साथ ही अरोरा को जो कि बार में बैठे होते हैं, और तब अगेन जिम उससे प्रपोज करता है, उसे वो रिंग देता है जो वो आज से कुछ टाइम पहले उसके लिए लेकर आया था, और इस बार अरोरा उसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। और अब उन दोनों की एक खुशहाल लाइफ स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अब उन दोनों ने अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत जो कर ली थी। कि अरोरा एक राइटर होती है, तो उसने एक किताब भी लिखी थी जिसके अंदर उसने अपने पूरे 90 सालों के एक्सपीरियंस को शेयर किया था। उसने उस किताब में ये लिखा था कि हमारा स्लीपिंग चैम्बर काफी टाइम पहले ही खराब हो गया था, जिसके बाद में हमने उसे रिपेयर करने की काफी कोशिश की, मगर हम नाकामयाब रहे, और तब जाकर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम अपनी जिंदगी को यहीं जी कर निकालेंगे। और इसी के साथ में अब वो समय आता है जब पूरे 120 साल बीत जाते हैं और सभी क्रू मेंबर्स और साथ ही कैप्टन वहां से जाग जाते हैं। और जब वो जागते हैं तो उन्हें उस पूरे स्पेसशिप के बीच में एक बहुत ही बड़ा पेड़ और साथ ही कई सारे पौधे दिखते हैं। ऐसा लग रहा हो मानो जैसे वहां पर कोई एक छोटा जंगल ही बन गया हो। और तभी उन्हें वहां पर वो किताब भी मिलती है जो कि अरोरा ने लिखी थी। किताब में ये भी लिखा था कि जब आप लोग गहरी नींद में सो रहे थे तब यहाँ पर हमने काफी मुसीबतों का सामना किया, मगर आखिरकार हम दोनों ने मिलकर उस पर जीत हासिल की और साथ ही खुशहाल जिंदगी भी बिताई। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए तो इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। इसके बाद में मैं ऑडेक्स सीरीज का अगला पार्ट यानी कि एज ऑफ टुमारो जल्दी अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। एंड अगेन गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।